अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये अल्फाज जब भी कानों में पड़ते हैं तो एक ऐसी आवाज़ की याद आती है जिसने कई दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन आज ये गाना सुनने पर दिल भर आता है, क्योंकि वो आवाज़ जो कभी शरारत से भरी होती थी तो कभी दर्द में डूबी हुई, हमेशा के लिए खामोश हो गई है। 12 अप्रैल 2026 की वो दोपहर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बुरी याद बनकर आई, जब सुरों की मलिका और ऑल टाइम ग्रेट सिंगर आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। उन्हें थकान और सीने में इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, माने वो मल्टी ऑर्गन फेलियर से जूझ रही थी। आखिरकार वो संगीत का एक पूरा युग समेट कर चली गई। लेजेंडरी आशा भोसले के निधन की जानकारी उनके बेटे आनंद भोसले ने दी। उन्होंने कहा, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। कल यानी 13 अप्रैल 2026 की सुबह 11 बजे से लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले के निधन से क्या नेता क्या अभिनेता, हर कोई दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी गायिका आशा भोसले जी के निधन पर दुखी हूँ। दशकों तक उनके संगीतमय सफ़र ने हमारी विरासत को मजबूत किया। उनके साथ मेरी बातचीत हमेशा दिल में रहेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशा भोसले के साथ लता मंगेशकर को भी याद किया और कहा, दोनों बहनों ने देश का नाम हमेशा ऊपर रखा। नेताओं के बाद अभिनेताओं ने भी आशा भोसले को याद किया। हेमा मालिनी ने आशा भोसले के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। उन्होंने अपनी अनोखी आवाज़ और अंदाज से मेरे कई गानों को बेहद लोकप्रिय बनाया है। आशा भोसले की जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। जाहिर है, आशा ताई का जाना सिर्फ एक सिंगर का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदा दिल शख्सियत का जाना है जिसने मुश्किलों के पहाड़ तोड़े और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। सांगली की गलियों से शुरू हुआ सफर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचा, मंचों से होते हुए लोगों के दिलों तक। नतीजा ये रहा, एक वक्त के बाद आशा भोसले लोगों के लिए आशा ताई बन चुकी थी। यानी आज हम आशा ताई के जिंदगी के कुछ पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर। आप देख रहे हैं खबर गांव। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले का जन्म महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे, इसलिए संगीत तो उन्हें विरासत में मिला ही था। घर में 5 भाई बहन थे, लता, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का साया सर से उठ गया और पूरा परिवार पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई आ गया। छोटी सी उम्र में ही परिवार चलाने की जिम्मेदारी लता मंगेशकर और आशा ताई के कंधों पर आ गई थी। आशा ताई ने अपना पहला गाना 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाया था, जिसके बोल थे, चला चला नवबाला। हिंदी फिल्मों में उनका आगाज 1948 की फिल्म चुनैया से हुआ, जिसमें उन्होंने सावन आया गाना गाया। लेकिन वो दौर ऐसा था जब इंडस्ट्री पर लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसी दिग्गजों का कब्जा था। आशा ताई को वो गाने मिलते थे जो बाकी सिंगर्स ठुकरा देती थी, जैसे वैम्प के गाने या बी ग्रेड फिल्मों के आइटम नंबर। आपको बता दें कि वैम्प के गाने वो होते हैं जिन्हें गाना फाइनल होने तक किसी दूसरे सिंगर से गवाया जाता है। गाने ना मिलने की चुनौतियां तो थी ही, लेकिन एक चुनौती थी उनका भागकर शादी कर लेना गणपत राव भोसले के साथ, जो लता मंगेशकर के असिस्टेंट थे और 16 साल की आशा से करीब 20 साल बड़े थे। आशा के इस फैसले ने उनका बहुत कुछ तोड़ दिया, क्योंकि गणपत राव का परिवार नहीं चाहता था कि आशा भोसले गाने गाएं। यही कारण है कि उन्हें उनके ही परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आशा जैसे तैसे करके कुछ गाने गाती रहती थी। आखिरकार साल 1959 से 1960 के दौरान जब आशा अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, तब उन्हें 2 बच्चों के साथ बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया गया और वे मजबूरन वापस अपनी मां के घर लौट आई। साल 1960 में उनका आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया।
हालांकि आशा को अपने करियर के साथ होने वाले खिलवाड़ का अंदाजा पहले ही हो चुका था। यही कारण है कि वो जैसे तैसे कुछ कुछ गाने गाती रहती थी। साल 1952 में आशा भोसले की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया था जब उनकी मुलाकात संगीतकार ओपी नैयर से हुई। ये मुलाकात फिल्म छम छमा छम की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। नैयर ही वो इंसान थे जिन्होंने आशा की आवाज़ की असली ताकत को पहचाना और उन्हें वो पहचान दिलाई जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। ओपी नैयर ने आशा से फिल्म नया दौर के 2 गाने गवाए, मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फें तेरी। इन 2 गानों ने आशा ताई की जिंदगी बदल दी। आशा की जिंदगी में अचानक से फेम आना भी गणपतराव भोसले के परिवार को पसंद नहीं आया था और रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। दूसरी ओर इंडस्ट्री में आशा भोसले और ओपी नैयर की जोड़ी एक छत्र राज कर रही थी, लेकिन दावा है कि 1972 में ओपी नैयर के गुस्सैल और अहंकारी स्वभाव के कारण ये जोड़ी टूट गई। अलग होने के बाद नैयर ने कसम खाई थी कि वे आशा भोसले के साथ कभी काम नहीं करेंगे और दूसरी गायिकाओं को सफल बनाएंगे, लेकिन कृष्णा कल्ले और दिलराज कौर जैसी आवाज़ों के साथ उनके प्रयोग बुरी तरह विफल रहे। उनके जीवन में आशा भोसले की जगह कोई नहीं ले सका। नैयर की जिद का आलम यह था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी लता मंगेशकर जैसी दिग्गज के साथ कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। इधर इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ी कि नैयर के साथ न होने से आशा भोसले का करियर वैसा नहीं रह जाएगा। उधर जिंदगी और करियर फिर से पटरी से उतरते। इस बीच आशा की जिंदगी में संगीत का एक नया सितारा चमका, राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा। पंचमदा और आशा की ट्यूनिंग जबरदस्त थी। उन्होंने तीसरी मंजिल में रॉक एंड रोल और जैज संगीत के साथ भारतीय फिल्मी गानों को एक नया रंग दिया। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे गानों की रिकॉर्डिंग का किस्सा बहुत मशहूर है। जब आशा ने पहली बार ये गाना सुना तो उन्हें लगा कि वो इतना पश्चिमी गाना गा नहीं पाएंगी, लेकिन पंचम के कहने पर उन्होंने 10 दिन तक रिहर्सल की और फिर जो गाया वो इतिहास बन गया। पंचम और आशा ताई ने 1980 में शादी कर ली। आशा ताई उन्हें प्यार से बॉब कहती थी, जबकि पंचम उन्हें बब कहकर बुलाते थे। 1994 में पंचमदा की मौत ने आशा को तोड़कर रख दिया था। वो आज भी जब मंच पर उनके गाने गाती थी तो उनकी याद में उनकी आवाज़ भर आती थी। एक किस्सा इससे जुड़ा है कि आशा ताई पंचमदा की मौत के बाद कभी भी बेडरूम में नहीं गईं, क्योंकि वो कहती थी मैं पंचम को हमेशा जिंदा और हंसते हुए देखना चाहती हूँ। खैर, आशा ताई की जिंदगी में दुखों का सिलसिला थमा नहीं। उन्होंने अपने 3 बच्चों में से 2 को अपनी आंखों के सामने खोया। उनकी बेटी वर्षा भोसले ने 2012 में खुदकुशी कर ली थी और बड़े बेटे हेमंत भोसले का 2015 में कैंसर से निधन हो गया था। इतने गम सहने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी आवाज़ की खनक कम नहीं होने दी। उनका सबसे छोटा बेटा आनंद भोसले उनके करियर को संभालता रहा और उनकी पोती जनाई उनके आखिरी दिनों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। एक दिलचस्प किस्सा उनके गाने छोड़ दो आंचल का भी है। रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें सही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहे थे तो सचिन देव बर्मन उनसे कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा पति तुम्हारी साड़ी का पल्लू खींच रहा है और तुम उसे डांट रही हो। बस फिर क्या था, वो शरारत और नखरा उनके सुरों में ऐसा उतरा कि गाना सदाबहार हो गया। वैसे ही दम मारो दम का किस्सा है। देवानंद को डर था कि ये गाना इतना बड़ा हिट ना हो जाए कि फिल्म की कहानी पीछे छूट जाएगी, इसलिए उन्होंने इसे छोटा करवा दिया था, पर आशा की आवाज़ ने इसे युवाओं का एंथम बना दिया। आज की तारीख में भी पहाड़ों पर पार्टी हो या घर का कोई फंक्शन या ऑफिस का इवेंट, दम मारो दम तो बजता ही है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, आशा ताई ने मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल और यहाँ तक कि अंग्रेजी और रूसी समेत 20 से ज़्यादा भाषाओं में करीब 12,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। उनकी इसी उपलब्धि के लिए 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार माना। उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड मिले, जिसमें उमराव जान की गज़ल दिल चीज़ क्या है जान मेरी और इजाज़त का गाना मेरा कुछ सामान शामिल है। उन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। संगीत के अलावा आशा ताई को खाना बनाने का भी बहुत शौक था। वो कहती थी, अगर मैं सिंगर न होती तो किसी के घर रसोइयाँ बन जाती। खाना बनाने का शौक ही था, जिसके कारण आशा ताई ने दुबई, कुवैत और यूके जैसे देशों में आशाज नाम से रेस्टोरेंट की
चेन भी खोली। एक बार की बात है, आशा ताई अपने बच्चों के साथ मस्कट में थी। बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने ढाबे वाले से कढ़ाई गोश्त बनाना सीखा। इस दिन के बाद से कढ़ाई गोश्त उस ढाबे की सबसे हिट डिश में से एक थी। इसका कारण है कि वो अपने गानों की तरह ही अपने मसालों को भी खुद तैयार करवाती थी। आशा ताई और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के बीच मुकाबले की चर्चा अक्सर होती थी। लता मंगेशकर जहां गंभीर और शास्त्रीय गानों की मल्लिका थी, वहीं आशा ताई ने अपनी अलग जगह बनाई। वो कहती थी, मैंने बरसों मेहनत की ताकि मैं लता दीदी की परछाई ना बनकर रहूं और अपनी अलग पहचान बना सकूं। जाहिर है, एक ही घर में दो सुरों की मल्लिका का जन्म बाहरी दुनिया में मुकाबला ही दिखाता है। लोगों को लगता था कि दोनों बहनों में खूब कंपटीशन होता है, दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगी रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। व्यक्तिगत तौर पर दोनों बहनों में बहुत प्यार था। बचपन में लता दीदी आशा को कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। बड़े होने पर भी दोनों की पसंद काफी मिलती थी, जैसे सफेद साड़ियां और हीरे के गहने। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आशा ताई ने एक इंटरव्यू में कहा था, संगीत मेरी सांस है, जिस दिन ये रुकेगा मेरी सांस भी रुक जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा ताई अपने साथ जो लेकर चली गई वो तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो वो देकर गई हैं उसकी जगह कभी कोई भी ले नहीं पाएगा। संगीत की दुनिया में उनकी आवाज ने जो जगह बना ली, शायद वहां किसी दूसरे को जगह मिल पाए। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। पिया तू अब तो आजा की धड़कन बनकर, तो कभी इन आंखों की मस्ती की गहराई बनकर। अगर आप भी आशा ताई से जुड़ा कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं या फिर उनका कोई गाना आपको बहुत पसंद है, तो श्रद्धांजलि के तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। बहुत शुक्रिया।